हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को SN2 केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ। उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये SN2 केमिकल रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल S N और ये 2, ये है SN2 केमिकल रिएक्शन। यहाँ SN2 का मीनिंग क्या होता है? यहाँ S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब होता है बायमॉलिकुलर। तो ये जो है, ये इसको हम लोग, इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग बायमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पढ़ा जाता है? रिवर्स से पढ़ा जाता है, बायमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो आप लोग को लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NU से, जो कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जो किसी को डोनेट कर सके। और इसका मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव से अफेक्शन, मतलब ऐसा स्पेसिस जिसको पॉजिटिव से लगाव हो, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे वो अपने ओर या पॉजिटिव चार्ज की ओर जाए। तो वैसे स्पेसिस ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये बायमॉलिकुलर रिएक्शन है, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये आपको अभी मैं जो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका यहाँ पे ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो पूरा हेडिंग का डिटेल बता दिया मैंने। इसको पढ़ा कैसे जाता है? बायमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक SN2 जो रिएक्शन होता है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है। वैसे कंपाउंड भी लिया जाता है SN2 रिएक्शन में जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते क्या है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, आइए दिखाती हूँ। कंपाउंड में वैसे कार्बन जिसकी कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन का जो चारों वैलेंसी है, चारों वैलेंसी यहाँ पे देखिए X से रिप्रेजेंट किया मैंने, एक M से, N से, O से, मतलब ये डिफरेंट है। मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी, जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या होता है? वैसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, PPL, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास कराया जाता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, तो वो क्या करता है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको चेंज कर देता है, टर्न कर देता है। तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पे मैं सेपरेट कर देती हूँ। तो जो हम लोग SN2 रिएक्शन में, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो हम लोग लेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बोलेंगे। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे अटैक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब आगे मैकेनिज्म बताते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड लिया मैंने, हेलो एल्केन्स कंपाउंड लिया है, और ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो इस पे एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस कंपाउंड में जो कार्बन का जो बॉन्ड है, ये 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो प्लेन लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है प्लेन में, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, जो बॉन्ड है वो प्लेन सरफेस पे बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो वेज लाइन, ये जो डैश लाइन है, ये जो डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है जो बॉन्ड है प्लेन सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा प्लेन सरफेस है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है।
और ये जो वेज लाइन है, ये जो थोड़ा सा डार्क है, ये हमारा प्लेन सरफेस के इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने की ओर है ये। तो ये 3 डायमेंशनली मैंने इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो कंपाउंड होता है ये ऐसा इसलिए किया गया, ये क्योंकि कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप का जैसे ये इस तरह से कार्बन का शेप होता है, तो इस तरह से कार्बन का शेप होता है, इसलिए इस तरह ही मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया है। और ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी जो चारों वैलेंसी होती है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। अब आइए इसमें हम लोग, ये तो हमारा ले लिया सबस्ट्रेट। अब एक आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कंपाउंड पे, तो इसको अटैक करने का यहाँ इसके ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक करेगा। तो अब इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, तो ये देखते हैं कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है, इसमें हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस बॉन्ड शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को सेंटर मिल गया, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए 2 चांसेस है, ये तो या तो ये फ्रंट से अटैक करेगा, तो फ्रंट से अटैक करेगा तो यहाँ पे ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज का कंपाउंड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंपाउंड है, तो यहाँ रिपल्सन होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता है। ये जो है बैक से अटैक करता है, तो बैक से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। और ये हमारा बैक से अटैक करने के बाद ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेप बन जाता है, मतलब यहाँ पे कार्बन है, तो जैसे ये बैक से अटैक करेगा, ये तो हमारा जो अभी कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह से, देखिए इस तरह से है, मतलब छतरी की ओर है इस तरह से सारे ग्रुप एक हैलोजन को छोड़ के। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच्ड होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा, तो ये क्या होगा, सारे ग्रुप थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएंगे ताकि इसको एकोमोडेट कर पाए, न्यूक्लियोफाइल को एकोमोडेट कर पाए। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ यहाँ पे इस तरह से, और ये जो बॉन्ड है ये हमारा बॉन्ड इस तरह से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, और यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो गया। और यहाँ से जो है ये हैलोजन, ये यहाँ से एक ट्रांजिशन स्टेप है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इधर से, और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ये जो है अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, और ये इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन है, इसमें 5 ग्रुप्स अटैच है, तो ये अनस्टेबल है और ये अपने स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ता है और नया कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया यहाँ पे। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैच्ड हो गया, और ये जो हमारा कंपाउंड है ये इस तरह से इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो स्टार्टिंग में हमारा कंपाउंड था उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इस साइड है जैसे छतरी होता है ना ऐसे, और जब कंपाउंड बन गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन छतरी उल्टा हो गया, जैसे हवा जब तेज चलती है छतरी लेके चलिए तो छतरी उल्टा हो जाता है कभी कभी, वैसे ही वो छतरी उल्टा हो गया। तो मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन था स्टार्टिंग में जो था यहाँ पे हो गया ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन,
इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और यहाँ पे ये हमारा हैलोजन निकल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो यहाँ पे है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जो कि है यहाँ पे एसीटोन यूज किया जाता है। अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो प्रोटॉन नहीं देता है, तो ऐसा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जाता है इस मैकेनिज्म में। और ये जो मैकेनिज्म है ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। देखिए वन स्टेप मैकेनिज्म है क्योंकि इस कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और यहाँ से एक साइड से अटैक कर रहा है और दूसरे साइड से ये जो हैलोजन है बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब बॉन्ड से निकल रहा है। तो एक साइड से अटैचमेंट होता है, दूसरे से निकल जाता है हैलोजन। तो ये वन स्टेप प्रोसेस है। तो SN2 रिएक्शन जो होता है वन स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर करना है, ये जो हमारा कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया था मैंने क्योंकि ये कायरल कार्बन है, ठीक है। ये तो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये जो है हमारा अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा तो ये जो प्रोडक्ट बना है न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा कंपाउंड, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन में है, उल्टा है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो ये जो है ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये जस्ट उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को टर्न करेगा, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर है। ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर से बता देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल है। ये कार्बन मतलब इस कंपाउंड पे अटैक हो रहा है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है, से बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच्ड हो गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया न्यूक्लियोफाइल ऐड होके, ठीक है। और ये जस्ट उसका इन्वर्जन कंपाउंड है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, जिससे आप लोग को उसको समझने में आसानी होगी और एक बार रिकॉल कर लेंगे सारा पॉइंट्स को तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस SN2 रिएक्शन का, उसमें देखिए कि ये तो रेट कांस्टेंट है, ये Rx ये जो हेलो एल्केन्स है उसका कंसंट्रेशन यूज किया गया है, प्लस ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, ये दोनों इन्वॉल्व है और ये एक स्टेप का प्रोसेस है, ये मैंने दिखाया वहां पे एक स्टेप का प्रोसेस है। तो ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया और इसको बोलते हैं 2 मतलब बायमॉलिकुलर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन डिपेंड है, यहाँ पे 1 इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया और बायमॉलिकुलर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रेट इस तरह लिखा है। दूसरा है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस मतलब यहाँ पे देखिए ये एक ही स्टेप में सारा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि एक स्टेप में ही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बस एक ट्रांजिशन स्टेट बना जिसमें एक साइड से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दूसरे साइड से बॉन्ड क्लीव हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये वन स्टेप प्रोसेस सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है जो कि एसीटोन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज टेकन, तो अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पे देखा है ना इन्वर्जन प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए ये है इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर है। पांचवा पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम लोग यहाँ पे हेलो एल्केन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हेलो एल्केन्स के केस में हेलो एल्केन्स जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप के कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड। तो अगर वैसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे अगर ये कंपाउंड है,
आइए अब एक पांचवा जो पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्काइल हैलाइड जो हमारा एज अ सबस्ट्रेट है, उसके केस में अगर वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस ऑर्डर में रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये हमारा अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना है, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो अगर इस कार्बन के पास ज्यादा भीड़ होगा, तो ज्यादा भीड़ होने से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं बहुत सारा ये CH2 ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे C2H5 लगा दूं, यहाँ पे C3H7 लगा दूं, तो इस तरह का अगर ग्रुप कार्बन में अटैच्ड है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल को इधर अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, अटैचमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो बहुत हैवी है, क्राउडेड है। तो इस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन के जो अटैच ग्रुप है वो उसमें भीड़ ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। और अगर ये भीड़ कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे ये कार्बन है, ये तो हमारा सिंपल मिथाइल हैलाइड है और ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिव और जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, दोनों के केस में SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड है मिथाइल हैलाइड है और ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इसका 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हमारा 0 डिग्री का कंपाउंड है, 0 डिग्री कार्बन है ये। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि इस कार्बन के पास उतना भीड़ भाड़ नहीं है, उतना मतलब ये हैवी ग्रुप कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का वो फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका ये जो कार्बन है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है मतलब ये जो कार्बन जो हैलोजन ग्रुप से अटैच्ड है वो एक और कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन अटैच्ड है जो कि ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गया है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका फास्ट होगा, ये स्लो होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी जो कार्बन है मतलब सेकेंडरी हैलाइड है, तो सेकेंडरी के कार्बन के केस में यहाँ पे देखिए ये 2 ग्रुप कार्बन के अटैच्ड है जो ऑलरेडी हाइड्रोजन इतना ज्यादा यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भीड़ ज्यादा हो गया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा स्लो होता जाएगा। इस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, स्लो होता जाता है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्राइमरी हैलाइड में फास्ट होता है, उसके बाद उसके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये 0 डिग्री, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब ये तो था हमारा अल्काइल हैलाइड के मतलब जो अल्काइल हैलाइड जो है उसके केस में वो किस टाइप का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उस पर डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यह मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा आता है अगर न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा लिविंग ग्रुप होता है, तो जैसा लिविंग ग्रुप होगा वैसा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे हैलोजन के केस में अगर आयोडीन जो कार्बन से अटैच्ड है वो आसानी से कार्बन आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड इजिली ब्रेकेबल है, तो इसलिए इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अगर कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बावजूद ये जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो वो उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। आयोडीन के केस में कार्बन आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है हमारा, मतलब आयोडीन आसानी से लीव करता है, ब्रोमीन उसके तब डिक्रीज ऑर्डर में है। तो यहाँ पे देखिए अगर आयोडीन कार्बन से अटैच्ड होगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और ये एज इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा गया है, ठीक है।
आई होप आप लोग को SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा नहीं कि क्लिक किए, थोड़ा सा देखिए फिर छोड़ दिए। पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट वाला है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का तो फिर आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में या फिर केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस यही बोलना था। थैंक यू।